हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था बोहर मॉडल और उसकी कुछ बातें, आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। जो बोहर मॉडल था उसकी कुछ लिमिटेशन थी। ठीक है, वो सब कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे जो बोहर मॉडल था वो ये इन दो फिनोमिनास को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन से? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, और क्या था? बोहर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जो भी लाइन स्पेक्ट्रा बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन किए थे वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के स्पीसीज के लिए थे, जैसे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उसके लिए ही बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन किया था। पर बोहर मॉडल मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स की लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बोहर मॉडल could not explain splitting of spectral lines in magnetic field, जिसको कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट, एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। जैसे ही जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, जब उन स्पेक्ट्रल लाइंस के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, तब वो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो जाती हैं। समझ रहे हैं? स्प्लिट होने का मतलब वो स्पेक्ट्रल लाइंस एक से कहीं ज़्यादा ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाती हैं। तो उस स्प्लिटिंग को, मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग को कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग को कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो जो बोहर मॉडल था वो इस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, ये इसकी शॉर्टकमिंग थी बोहर मॉडल की। ठीक है, बोहर मॉडल could not explain the 3D model of atom। बोहर मॉडल क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया? 3D मॉडल। बोहर के हिसाब से क्या था, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब क्या, बोहर का जो मॉडल था वो फ्लैट था। ठीक है, एक ही डायमेंशन में, वन डायमेंशन था। ठीक है, पर जैसे कि वेल नोन है 3D होता है मॉडल एटम का, तो बोहर 3D मॉडल ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बोहर मॉडल could not explain the shapes of molecule। जैसे कि पता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बॉन्ड्स की कुछ डायरेक्शन होती है, डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं। तो डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं तो मॉलिक्यूल की भी कुछ शेप होती होगी। तो ये जो शेप है मॉलिक्यूल की वो नहीं बता पाया था कौन? बोहर मॉडल। इसलिए बोहर मॉडल में काफ़ी सारी क्या थी। आगे देखते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर, ठीक है, डी ब्रोगली ने बताई ये बात
said that matter have dual nature. कौन से पार्टिकल नेचर और कौन सा नेचर, वेव नेचर। ठीक है, इससे पहले आइंस्टाइन ने 1905 में ये बात बताई थी कि जो लाइट रेडिएशंस होती हैं उसका भी क्या है, ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, अगर मैटर वेव होता है तो उसकी कुछ वेवलेंथ होनी चाहिए, लैम्डा। ठीक है, ये लैम्डा कैसे निकालेंगे, ये लैम्डा निकालने के लिए उसने वही आइंस्टाइन वाली बातें फॉलो की। क्या आइंस्टाइन ने बताया था E इज इक्वल टू mc²। अगर लाइट रेडिएशंस मैटर पार्टिकल है, सॉरी, अगर लाइट रेडिएशंस पार्टिकल नेचर पोजेस करती हैं तो उनका कुछ मास होगा, तो उसका रिलेशन दिया था आइंस्टाइन ने, E इज इक्वल टू mc², बहुत ही वेल नोन रिलेशन है। ठीक है, और E इज इक्वल टू hμ, ये दिया था प्लैंक ने। ठीक है, अगर लाइट वेव है, वेव नेचर पोजेस करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो E इज इक्वल टू hμ, ये दोनों बातें दी गई थी आइंस्टाइन और प्लैंक द्वारा। अगर लाइट दोनों नेचर पोजेस करती है, मतलब पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, तो इनको इक्वेट कर सकते हैं, mc² इज इक्वल टू hμ। ठीक बात है, mc² h c बाई लैम्डा। क्यों, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा होता है। वेरी वेल, यहाँ से क्या आएगा, mc h बाई लैम्डा। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mc, वेयर m मास ऑफ फोटोन और c स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, वेरी वेल। अब डी ब्रोगली ने क्या कहा कि ऐसे ही जैसे लाइट के लिए हमने वेवलेंथ निकाल ली, ऐसे ही हम किसके लिए निकाल सकते हैं, मैटर के लिए निकाल सकते हैं, किसी भी मैटर के लिए। तो ये सिर्फ इसमें इतना सा चेंज हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m v। यहाँ सिर्फ इसका चेंज होगा, m इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल और v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पार्टिकल। सिर्फ इतना चेंज हो जाएगा और लैम्डा निकल आएगी। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। यहां से हम देखेंगे क्या, इस लैम्डा को बोला जाता है, दिस लैम्डा इज नोन एज डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोला जाता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, और ये इक्वेशन जो है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। एम वी का मतलब क्या होता है, p, मोमेंटम, सबको ही पता है p इज इक्वल टू एम वी। तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। इस इक्वेशन को बोला जाता है डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, ये डी ब्रोगली इक्वेशन, और इस वेवलेंथ को बोला जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, बताया था अभी। ठीक है, ये सारी बातें डी ब्रोगली ने बताई। ये वेवलेंथ, डी ब्रोगली ने ये वेवलेंथ बताई जो मैटर के लिए होती है, मतलब मैटर के अंदर कुछ वेव करैक्टर है। डी ब्रोगली ने जो बताया था वो क्या था, मैटर है, एवरी पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद सम वेव नेचर। ठीक है, ये बात बताई थी डी ब्रोगली ने, एवरी मैटर इज एसोसिएटेड विद सम वेव करैक्टर। मतलब हर एक मैटर, जब भी कोई मैटर मूव करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी जो मूव करता है, उसके साथ कुछ वेव करैक्टर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये बातें डी ब्रोगली ने बताई थी। और क्या, डी ब्रोगली का जो रिलेशन था, डी ब्रोगली इक्वेशन, इसका सिग्निफिकेंस क्या था, इसका सिग्निफिकेंस ये था, इसने क्या किया था, इट गेव
इट गेव रिलेशन बिटवीन पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन इसलिए बहुत ज़्यादा कामयाब कह लो या यूजफुल है। ठीक है, एक बात और यहाँ नोट करना कि एक तो हमने पहले शुरुआत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी थी, एक अब हम ये डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो डी ब्रोगली ने बताया था वेव करेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी मैटर एवरी पार्टिकल, वो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन दोनों के वेव नेचर में फ़र्क है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है, देख ही लेते हैं एक बार डिफरेंस। और ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो वो थी जो हमने पहले पढ़ी थी, और मैटर वेव वो है जो हमने अभी पढ़ी, जो डी ब्रोगली ने बताया था हर मैटर के साथ कुछ वेव करेक्टर एसोसिएटेड है। ये क्या होता है, इट डजंट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। इट रिक्वायर मीडियम। ठीक है जी, और क्या फर्क था, इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। इट मूव्स विद स्पीड मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। It gets discharged from the source। ये तो डिस्चार्ज हो जाती है सोर्स से, मतलब क्या है, कोई भी हॉट फिलामेंट है, हॉट बल्ब है, वो क्या करेगा, रेडिएशन रिलीज कर देता है। बट इट इज द, जो मैटर वेव है, इट इज द वेव करेक्टर एसोसिएटेड विद पार्टिकल। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव के अंदर। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। अगली जो चीज़ है, एक और बात है डी ब्रोगली में, डी ब्रोगली, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है इज एप्लीकेबल ऑन every particle, that is on both microscopic as well as मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, एप्लीकेबल तो दोनों पे होती है, बट it has significance for only microscopic particle। ठीक है, और उसका जो सिग्निफिकेंस होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, वो सिर्फ छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनके लिए होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए नहीं होता। देख भी लेते हैं इस चीज़ को कैसे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच 6.6 10 की पावर -34 मास। अगर मान लो क्रिकेट बॉल ली हमने, उसका मास है 0.1 kg। ठीक है, और वो वेलोसिटी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, मान लेते हैं कुछ भी वेलोसिटी, मान लो 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ठीक है, तो मास क्या हो जाएगा 0.1
इंटू 100, क्या वैल्यू आई लैम्डा की? लैम्डा की वैल्यू आई 6.6 10 की पावर -32, ठीक है। -32 नहीं, -33, ठीक है। ये वैल्यू आई लैम्डा की, मीटर में आई, ठीक है। तो ये जो बहुत कम होती है, ये 6.6 10 की पावर -33 मीटर, ये बहुत कम, कैन नॉट बी मेजर्ड। मतलब इसका सिग्निफिकेंस ही नहीं है, मेजर ही नहीं हो सकती है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जैसे क्रिकेट बॉल है, मान लो 0.1 kg है, 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? 6.6 10 की पावर -33 मीटर, ठीक है। ये बहुत ही कम वेवलेंथ है, मतलब कैन नॉट बी मेजर्ड, और इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। इसलिए जो डी ब्रोगली की वेवलेंथ है, डी ब्रोगली इक्वेशन है जो, वो पूरी की पूरी मैटर करती है, सिग्निफिकेंस होता है उसका किसके लिए? सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। अब हम जो डी ब्रोगली इक्वेशन है, इस डी ब्रोगली इक्वेशन से हम बोहर का पोस्टुलेट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखेंगे। डेरिवेशन ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। बोहर ने क्या बताया था? बोहर ने बताया था फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट्स में क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट्स में चलता है, ठीक है। और डी ब्रोगली ने क्या बताया? जैसे बोहर के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या था? पार्टिकल ही था, पर डी ब्रोगली ने बताया कि ड्यूअल नेचर होता है मैटर का, तो नेचर ड्यूअल होता है। तो क्या करेगा? ऐसे तो चले ही चलेगा, और उसकी कुछ वेव नेचर भी होगी उसके साथ, ठीक है। वो वेव नेचर होगी, ठीक है, कुछ वेव नेचर होगी। ये वेव है, ठीक है, और ये बोहर का ऑर्बिट है, मतलब बोहर के हिसाब से तो ऑर्बिट में चल रहा है, ठीक है। बट डी ब्रोगली ने बताया कि उसका ड्यूअल नेचर है, मतलब उसके साथ कुछ वेव नेचर भी एसोसिएटेड है। तो ये वेव नेचर एसोसिएटेड है, तो वेव नेचर ऐसे दिखा दिया हमने। ये क्या है? वेव इन फेज। ये जो वेव है ये फेज के अंदर है, फेज में है। और ये क्या है? वेव आउट ऑफ फेज। ये आउट ऑफ फेज वेव है, ये देखो, ठीक है। ये है वेव आउट ऑफ फेज। तो डी ब्रोगली के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट के अंदर घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए किसकी? जो सर्कमफ्रेंस है ऑर्बिट का। समझो इस बात को ध्यान से कि डी ब्रोगली ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट के अंदर घूमना है तो उस इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट। समझो बात को। सर्कमफ्रेंस क्या है ऑर्बिट की? 2πr। वेवलेंथ क्या है? लैम्डा। इंटीग्रल मल्टीपल के लिए n। मतलब उसके हिसाब से जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। मतलब क्या है? फॉर द वेव टू बी इन फेज, मतलब जो वेव है उस वेव को फेज के अंदर होने के लिए, इस चीज के लिए ये कंडीशन है माननीय, ठीक है। फॉर वेव टू बी इन फेज, फेज के अंदर होने के लिए वेव को, जो वेव का वेवलेंथ है लैम्डा, उस लैम्डा को क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा टू बी इन फेज, ठीक है। तो 2πr शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। 2πr n लैम्डा, ठीक है।
और लैम्डा की वैल्यू क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, हमने पढ़ा था डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू, तो ये क्या होगा एन एच अपॉन एम वी, 2 पाई आर इंटू एम वी एन एच, और एम वी आर ये वाला इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये क्या रिलेशन है, ये रिलेशन वही है जो किसने दिया था, बोहर ने दिया था, किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए। बोहर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ये, दिस इज व्हाट बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो। क्वेश्चन देख लेते हैं एक, इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गिवन है 9.1 10 की पावर -31 kg, पता भी हमें। इफ काइनेटिक एनर्जी इज 3 × 10 की पावर -25 जूल, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, सबको पता है। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, वो दिया हुआ है 3 × 10 की पावर -25, मास दिया हुआ है, हाफ मास क्या होगा 9.1 10 की पावर -31 वी स्क्वायर 3 × 10 की पावर -25, ठीक है, वी स्क्वायर 3 10 की पावर -25 इंटू 2 अपॉन में 9.1 31 लगभग 3, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.67 इंटू 31 - 25, 6, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में छोड़ देना आंसर, मैं बता दूंगा ठीक है या गलत है। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करके और कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। और फिर आगे क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच 6.6 10 की पावर -34 अपॉन m 9.1 10 की पावर -31 और v की वैल्यू यहाँ से पुट करके और लैम्डा कैलकुलेट करके और कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं बता दूंगा आंसर आपका ठीक है या गलत है। ठीक है, करना ज़रूर इस क्वेश्चन को। ठीक है, नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे देखेंगे हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसका क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू Heisenberg's uncertainty principle, it is impossible to determine with accuracy according to Heisenberg's uncertainty principle, it is impossible to determine with accuracy both position and momentum. क्या, with accuracy both position and momentum of a particle simultaneously. मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये 1927 में आया था, इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये इम्पॉसिबल है क्या करना, डिटरमाइन करना दोनों पोजीशन भी और मोमेंटम भी, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन करना एक्यूरेसी के साथ एक ही समय पे, मतलब एक ही समय पे हम किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये कोई उसकी वजह से नहीं है कि भाई आप अपना इंस्ट्रूमेंट ही कोई ऐसा है कि भाई हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, इसका कुछ और कारण अभी बताएंगे आगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, मैथमेटिकली ये है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको जनरली ऐसे ही लिखा जाता है, डेल्टा पी h/4 पाई। मोमेंटम क्या है, mv, डेल्टा x इंटू डेल्टा
mv, ठीक है, h/4 और डेल्टा x मास की तो जैसे कोई वो नहीं होती, चेंज नहीं हो सकता, तो डेल्टा v इज इक्वल टू h/4πm। ये क्या है? दिस इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैथमेटिकली दिस इज हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, ठीक है। चलो आगे बताएंगे इसका कारण क्या है, वाई हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कारण क्या है। वाई कांट वी डिटरमाइन बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी, वाई? इसका कारण है, देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस पाथ पे, ठीक है, यहाँ से चला, ये इलेक्ट्रॉन है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये इसकी ये पोजीशन है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इसकी ओरिजिनल पाथ एक्सपेक्टेड। हमने क्या किया, हम अगर इस इलेक्ट्रॉन की हमें पोजीशन भी डिटरमाइन करनी और मोमेंटम भी, पोजीशन भी और मोमेंटम भी डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर माइक्रोस्कोप लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप लगा दिया हमने यहाँ। तो जैसे ही लाइट का फोटोन इस पे गिरा, लाइट है, लाइट का फोटोन यहाँ पे इस पे जरूर गिरेगा, ठीक है, इसको देखने के लिए लाइट का फोटोन चाहिए। ये लाइट का फोटोन गिरा और इससे लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ गई, माइक्रोस्कोप में गई, ठीक है, लाइट का फोटोन है यहाँ, लाइट का फोटोन क्या करेगा, गिरेगा इलेक्ट्रॉन पे और वहां से रिफ्लेक्ट होकर माइक्रोस्कोप में जाएगा और हमें दिखेगा, ठीक है। पर देखने वाली बात यह है, जैसे ही लाइट का फोटोन इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरा, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी। समझ रहे हैं बात को? इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, इतना हल्का और इतना छोटा पार्टिकल है कि उसको ऑब्जर्व करने के लिए जब हमने उस पर लाइट डाली तो उसकी पोजीशन लाइट डालने से ही चेंज होगी। समझ रहे हैं? जैसे ही हमने किसी चीज़ को देखने के लिए उस पर लाइट मारी, मतलब इलेक्ट्रॉन इसको देखने के लिए हमने इस पर लाइट गिराई, जैसे ही लाइट गिराई ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गया, ठीक है, ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गया और ये क्या चला गया, जो इसका पाथ था ओरिजिनल उससे दूसरी दिशा में चला गया, दूसरी डायरेक्शन में चला गया और इसका क्या हो गया, मोमेंटम भी इसका चेंज हो गया, ठीक है। मतलब लाइट के फोटोन ने इसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों चेंज कर दी। तो पहले तो इसकी एक्सपेक्टेड पाथ ये था, मतलब ये ऐसे जा रहा था, अब ये क्या हो गया, जैसे ही फोटोन गिरा ये इस डायरेक्शन में जाने लग गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ही फोटोन गिरा ये इस डायरेक्शन में जाने लगा। तो अब आप ही बताएं क्या सर्टेनिटी होगी इसकी पोजीशन में? क्या हमें जो इसकी पोजीशन दिखी वो सर्टेन है? नहीं है, क्योंकि जैसे ही लाइट गिरी इसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है। तो क्या हम एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं दोनों चीज़ें? नहीं कर सकते। मतलब हम इसकी पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही लाइट डालते हैं वो डिटरमाइन करने के लिए इसकी पोजीशन लाइट से ही चेंज हो जाती है। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। आगे हम देखेंगे इसी में और भी कारण था ये, साथ में इसके साथ साथ क्या था, जैसे ही हमने लाइट डाली ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगी, ठीक है। अब होगा क्या, साथ के साथ ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग टू ऑप्टिक्स ब्रांच है फिजिक्स की, जो लेंस वगैरह इन चीज़ों में डील करती है, लाइट की मूवमेंट में डील करती है, वो ऑप्टिक्स होती है। अकॉर्डिंग टू ऑप्टिक्स, ठीक है, uncertainty in position is dependent on wavelength of light। मतलब क्या इस बात का, ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में वो डिपेंड करती है वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो अनसर्टेनिटी क्या होगी, प्लस माइनस लैम्डा के को, ठीक है, ये होगी अनसर्टेनिटी। लैम्डा क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड टू डिटरमाइन पोजीशन। तो अनसर्टेनिटी कम कैसे होगी,
समझ रहे हो बात को? जितनी ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट हम डालेंगे उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट डाली उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी, तो जितनी कम वेवलेंथ की लाइट डाली उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी। समझ रहे हो बात को? अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो अनसर्टेनिटी भी ज़्यादा है, तो अगर वेवलेंथ कम होगी अनसर्टेनिटी कम होगी, तो अनसर्टेनिटी कम होगी तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो इफ़ लैम्डा इज़ स्मॉल एक्यूरेसी विल बी मोर, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, ठीक है। बट इफ़ लैम्डा इज़ लेस फ्रीक्वेंसी विल बी मोर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मोर है तो क्या है, एनर्जी भी मोर है, ठीक है। तो मतलब अगर हमने क्या किया, कम वेवलेंथ की लाइट डाली तो क्या है, उस लाइट की एनर्जी बढ़ गई, ठीक है, और एक्यूरेसी ऑफ पोजीशन बढ़ गई, ठीक है। पर पोजीशन की एक्यूरेसी तो बढ़ गई है, तो आप देख पा रहे हो कि एक्यूरेसी ऑफ पोजीशन बढ़ गई, बट जैसे ही पोजीशन की एक्यूरेसी बढ़ी एनर्जी भी बढ़ गई उस वेवलेंथ उस लाइट की। जैसे ही एनर्जी बढ़ी तो वो क्या करेगा, सारी की सारी लाइट अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगी, और इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंटम है वो क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, ठीक है। वो सारा का सारा जो लाइट में एनर्जी थी वो ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड चेंज होगी, ठीक है। चेंज होगी मतलब मोमेंटम चेंज हो गया। समझ रहे हो इस बात को? जैसे ही हमने दोबारा देखेंगे लैम्डा कम किया, लैम्डा कम किया मतलब वेवलेंथ लाइट की कम की तो क्या बढ़ गई, एक्यूरेसी बढ़ गई, किसकी, पोजीशन की। जो हम पोजीशन डिटरमाइन कर रहे थे उसकी क्या बढ़ेगी, एक्यूरेसी, ठीक है। पोजीशन की एक्यूरेसी तो बढ़ गई, बट लैम्डा के घटाने से जो एनर्जी बढ़ी है उस लाइट की एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। जो एनर्जी बढ़ी है उस लाइट की, उस एनर्जी से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो मतलब अगर पोजीशन में एक्यूरेसी लानी है तो मोमेंटम की एक्यूरेसी चली गई, और अगर मोमेंटम में एक्यूरेसी लानी है तो लैम्डा बढ़ाना पड़ेगा तो अनसर्टेनिटी किसकी बढ़ गई, पोजीशन की बढ़ गई। समझ रहे हो बात को? एक की एक्यूरेसी बढ़ाई दूसरे की घट गई, दूसरे की बढ़ाई पहले ही वाले की घट गई, ठीक है। तो दोनों की एक साथ एक्यूरेसी लाना बहुत मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। एक बात और, ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लाई नहीं होता। It doesn't apply to macroscopic particles। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, मान लो हमें किसी चीज़ को देखना, हम उस पर टॉर्च मार रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमें मान लो कोई भी, जैसे गली में हम जा रहे हैं, डॉग देखना हमें, या कोई भी जानवर देखना, हम उस पर टॉर्च मार दी, ठीक है। तो हमारी टॉर्च मारने से उसकी पोजीशन चेंज होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है। उसका मास बहुत ज़्यादा है तो क्या हुआ, उसकी पोजीशन भी नहीं चेंज हुई, ना उसकी वेलोसिटी चेंज हुई लाइट मारने से। तो जब उसकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चेंज ही नहीं हो रही लाइट मारने से, तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसीलिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे तो लाइट के लगने से चेंज हो ही नहीं पा रहा, उसकी ना पोजीशन चेंज हो रही ना मोमेंटम, तो अनसर्टेनिटी नहीं आती, ठीक है। ये बात थी। तो एक हम एग्जांपल से भी देख सकते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी h/4 डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी h/4, ठीक है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी h/4 मान लो अगर इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, मास क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वी 6.6 h हो जाएगा, 10⁻³ 4 4 3.14 9.1 10⁻31, ठीक है। इसकी वैल्यू आती है 10⁻⁴ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। तो अगर डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन -10⁻⁴ है मीटर, तो डेल्टा वी कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड है। समझ रहे हो? अगर अनसर्टेनिटी इसमें अनसर्टेनिटी ये है तो इसकी अनसर्टेनिटी ये है, ये कंसिडरेबल है, वेरी कंसिडरेबल अमाउंट। तो मतलब अनसर्टेनिटी है, इलेक्ट्रॉन के लिए अनसर्टेनिटी है ये, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं अब एक। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज
5.7 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल h/4 डेल्टा x डेल्टा v h/4 m। ठीक है, डेल्टा x की वैल्यू क्या दी हुई है, निकालनी है हमें मेरे ख्याल, हाँ पोजीशन में निकालनी है। डेल्टा v की वैल्यू दी हुई है 5.7 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ये डेल्टा x है h/4 m। ठीक है, डेल्टा x इज इक्वल टू h की वैल्यू 6.6 10 की पावर -34 4 3.14 9.1 10 की पावर -31। ठीक है, ये इसके नीचे चला गया, ये क्या आ गया 5.7 10 की पावर 5। ठीक है, तो डेल्टा x इज इक्वल टू 6.6 10 की पावर -34 14 9.1 10 की पावर -31 5.7 10 की पावर 5। ये आएगी डेल्टा x की वैल्यू। ये आप लोग कैलकुलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, कैलकुलेट। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ देना क्या है, मैं बता दूंगा ठीक है या गलत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी क्वेरीज हो आपकी इस चैप्टर को रिलेटेड वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, उन क्वेश्चंस का आंसर जरूर छोड़ देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और जुड़े रहें चैनल के साथ, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और